नमस्कार, आपका सभी का स्वागत है पावरमाइंड इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पर आपको रोज सुबह 7:15 बजे करंट अफेयर मिलने वाली है। ठीक है, आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक की कर रहे हो, आप यूपीएससी की कर रहे हो या रेलवे की, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमेशा आपने देखा होगा करंट अफेयर के 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिलते ही हैं। तो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और हम इसको पर डे कवर करते हैं। जो भी न्यूज होती है अपडेटेड, उसकी बेस्ट नॉलेज और बेस्ट एनालिसिस के साथ सामने प्रस्तुत किया जाता है। आज है 5 जनवरी, नया साल चल रहा है। ठीक है, कुछ रेजोल्यूशन आपने भी लिए हैं, कुछ रेजोल्यूशन हमने भी लिए हैं आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस संस्था ने उत्कर्ष 2.0 नाम से अपनी किस संस्था ने उत्कर्ष 2.0 नाम से अपनी मध्यम अवधि की रणनीति की रूपरेखा शुरू की है? Which organization launched its medium term strategy framework named उत्कर्ष 2.0? ठीक है, ये उत्कर्ष 2.0 इसकी योजना का नाम है और ये लॉन्च किया है आरबीआई ने। किसने लॉन्च किया है? आरबीआई ने। देखो, इससे पहले भी आरबीआई ये लॉन्च कर चुका है। ठीक है, अच्छा इसमें होगा क्या? देखो, 2023 और 25 की अवधि मध्यम आकार की, कोई लंबा समय नहीं लिया है, लगभग आपने देखा होगा ये 2 साल का समय है। तो 23 से लेकर 25 की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मध्यम आकार की रणनीति की रूपरेखा उत्कर्ष 2.0 नाम से आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा लॉन्च की गई है। 2019 और 22 की अवधि को कवर करने वाली पहली रणनीति ढांचा उत्कर्ष 2022 जुलाई 2019 में लॉन्च किया था। पहले भी उत्कर्ष 2022 में लॉन्च किया गया था भाई, यहां पे देखो, इसलिए इसका नाम रखा है उत्कर्ष 2.0 इस बार, क्योंकि दूसरी बार लॉन्च किया जा रहा है। और उत्कर्ष 2.0 2022 संस्करण के 6 विजन स्टेटमेंट, विजन मतलब जब भी विजन डॉक्यूमेंट बनाती है कोई भी संस्था या कोई भी गवर्नमेंट, इसका मतलब यह है कि वो आने वाले इन सालों में कुछ नया करने वाली है, कुछ अपडेटेड करने वाली है। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग भाई। उद्देश्य, मूल्य, मिशन स्टेटमेंट को बरकरार रखना है। जो भी हमारे देश में प्रगति चल रही है बैंकिंग सिस्टम की, उन सभी को यहां पर बरकरार रखा जाएगा। अच्छा, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी भाई? मैं यहां पर लिखता हूं एक तरफ स्थापना, यहां पर मैं एक तरफ स्थापना लिखता हूं और एक तरफ मैं लिखूंगा एक तरफ स्थापना, एक तरफ मैं लिखूंगा यहां पर मुख्यालय कहां पर है, और यहां पर मैं लिखूंगा इसका चेयरमैन या गवर्नर कौन है। ठीक है, चेयरमैन या गवर्नर। देखो, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। बार बार आपको ये रोज आएंगे साथ में तो आराम से याद हो जाएंगे। विवेक प्रजापति, गुड मॉर्निंग बेटा। 1 अप्रैल 1935 की बात करें और इसका हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास इसके 25वें गवर्नर हैं, 25th गवर्नर है शक्तिकांत दास। और अगर सेबी की बात करें, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसकी स्थापना बच्चों वैसे तो 12 अप्रैल 1988 को हो गई थी, लेकिन यह केवल इसकी स्थापना है। गुड मॉर्निंग विशाल शर्मा बेटा, गुड मॉर्निंग। 12 अप्रैल 1988 को इसकी पहली बार स्थापना हो चुकी थी, लेकिन इसको पावर कब दी गई? इसको जो प्रेजेंट की पावर वो दी गई 30 जनवरी 1992। 30 जनवरी 1992 को इसको पावर प्रदान की गई आज के टाइम की। ये मैं बात कर रहा हूं सेबी की बच्चों। ठीक है, सेबी की स्थापना की 2 डेट है। पहली बार 1988 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन पावर दी गई 1992 में। सेबी का हेडक्वार्टर आप सभी को पता है मुंबई के अंदर स्थित है और इसकी जो चेयरमैन है उसका नाम है मदाबी पुरी बिक, मदाबी पुरी बुक। ये कौन है इसके चेयरमैन या अध्यक्ष? गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। और देखो, एसबीआई की स्थापना आप सभी को पता है कब हुई थी? सॉरी, एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना होती है। मद्रास, मुंबई और कोलकाता तीनों बैंकों को मिलाकर एक इंपीरियल बैंक बनाया गया 1921 में। उसके बाद एक नए बैंक का निर्माण होता है जिसको हम एसबीआई के नाम से जानते हैं, और एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके चेयरमैन कौन है भाई? दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा, दिनेश कुमार खारा।
जल्दी से देख लो भाई, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर मुंबई, और इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास, 25वें नंबर की। ठीक है। एससेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है, उसकी स्थापना पहले 12 अप्रैल 1988 को हो चुकी है, लेकिन इसको पावर कब दी गई है? 30 जनवरी 1992 को। तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में, और इसके चेयरमैन का नाम है मदाबी पुरी बुक। और एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955, हेडक्वार्टर मुंबई, और इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। तो उसका उत्कर्ष 2.0 योजना आने ही वाला है बेटा। बैंकिंग के बच्चों ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्कर्ष 2.0। आगे देखो, फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम किस बहुराष्ट्रीय कंपनी की पहल है? फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम, यह पहल है भाई अमेजोन की। अमेजोन ने यह पहल की है। देखो, अमेजोन फ्यूचर इंजीनियर एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य बच्चों और युवा वयस्कों में, ठीक है, बच्चों और युवा वयस्कों के लिए कंप्यूटर विज्ञान की शिक्षा को पहुंचाना है। जो भी अपने एडल्ट है या जो छोटे बच्चे हैं, सभी तक कंप्यूटर शिक्षा, डिजिटलाइज्ड शिक्षा पहुंचे, उसको पहुंचाना है। इसे भारत में 2021 में लॉन्च किया था। ये कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, अभी कुछ इसमें अपडेट हुआ है, इसके चक्कर में इसका नाम फिर से सुर्खियों में आया है। और नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, जो भी ट्राइबल स्टूडेंट्स है, मतलब जो जनजातीय बच्चे हैं, ट्राइबल स्टूडेंट है, और जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों और छात्रों को सशक्त बनाने के लिए अमेजोन से साझेदारी की है। भाई ये जिम्मेदारी केवल और केवल बच्चों की नहीं है, उनके जो गुरु हैं उनको भी शिक्षा होनी चाहिए डिजिटलाइजेशन की। और जो डिजिटल शिक्षा होती है कंप्यूटर के माध्यम से या पीसी के माध्यम से जो दी जाती है। ठीक है, तो ये पहल चलाई है किसने? अमेजोन ने ये पहल चलाई है, फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम। और अब देखो आप अमेजोन की स्थापना देखो। अगर हम अमेजोन की स्थापना देखें तो देखो, मैं 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं, इनकी स्थापना की डेट, इनका प्रेजेंट में फाउंडर कौन है, प्रेजेंट में सीईओ और एमडी कौन है, और इसका हेडक्वार्टर कहां है। यू ऑल हैव टू नो दिस। देखो यहां पर इसकी स्थापना मैं लिख रहा हूं, स्थापना की डेट लिखूंगा यहां पर इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय लिखने वाला हूं मैं। यहां पर इसका फाउंडर या संस्थापक, यहां पर इसका फाउंडर या संस्थापक मैं लिखने वाला हूं, और यहां पर मैं लिखूंगा एमडी या सीईओ, कोई ना कोई इसका होगा। तो आप सभी को पता है कि अमेजोन सबसे पैसे वाली कंपनी है दुनिया में। ठीक है, तो अमेजोन को स्थापना 1994 में हुई थी, और अमेजोन का हेडक्वार्टर है सीटल में। सीटल पड़ता है अमेरिका में, यूएसए में। और इसके फाउंडर का क्या नाम है? आप सभी को नाम है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस इसके फाउंडर है, और इसके एमडी और सीईओ कौन है? एंडी जेसी। इनके एमडी और सीईओ कौन है? एंडी जेसी। ये तो हो गई अमेजोन के बारे में बात। अब फ्लिपकार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। ये एक भारतीय कंपनी है, स्थापना 2007 में हुई थी। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर वो कहां पर है? बेंगलोर में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में, और इसको बनाने वाले हैं सचिन बंसल और बिनी बंसल। ठीक है, सचिन बंसल और बिनी बंसल। सचिन बंसल और बिनी बंसल ने इसको बनाया है। और अगर हम इसके एमडी सीईओ की बात करें तो वो है कल्याण कृष्णमूर्ति। इसके एमडी और सीईओ है, ये आपको पता रहना चाहिए। अच्छा, ये जो फ्लिपकार्ट कंपनी है इसका ऑनर कौन है? मतलब सबसे ज्यादा जो शेयर ले रखा है ना इसमें, वो ले रखा है वॉलमार्ट। आपने वॉलमार्ट कंपनी का नाम सुना होगा, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है अमेरिका की वॉलमार्ट के अंडर आता है, क्योंकि उसने लगभग 70 से 72% इसका शेयर खरीद रखा है फ्लिपकार्ट का। अगर गूगल की बात करें तो गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? कैलिफोर्निया में। इसका हेडक्वार्टर कहां है भाई? कैलिफोर्निया में, गूगल का। और लैरी पेज ने इसकी स्थापना की थी, आप सभी को पता है। लैरी पेज ने इसकी स्थापना की थी। एक और इसका साथी था जिसका नाम था सर्जे ब्रिन।
सर्जे ब्रिन ने भी इसका साथ दिया था। ये दोनों इसके संस्थापक है। और इस वक्त जो गूगल के सीईओ वो क्या है? सुंदर पिचाई। आप सभी को पता है सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई इस वक्त गूगल के सीईओ है। और देखो, अगर हम बायजू की बात करें तो आपने देखा होगा बायजू की स्थापना 2011 में की गई थी। बायजू की स्थापना 2011 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। बायजू का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। और बायजू रविंद्रन ने बायजू रविंद्रन बायजू रविंद्रन बायजू रविंद्रन ने इसकी स्थापना की थी। और इसके जो वर्तमान के जो एमडी है वो है बायजू रविंद्रन ही है भाई। बायजू रविंद्रन बायजू रविंद्रन ही इसके वर्तमान में क्या है? सीईओ है। ठीक है, तो ये 4 बहुराष्ट्रीय कंपनियां आपके सामने हैं। इनका आपको स्थापना, इनका मुख्यालय, इनका संस्थापक और वर्तमान में एमडी और सीईओ देखो जल्दी से। अमेजॉन की स्थापना 1994 में, मुख्यालय सीटल अमेरिका में, संस्थापक थे जेफ बेजोस और एमडी सीईओ है एंडी जेसी। और फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में हुई है। गुड मॉर्निंग भाई सभी को। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और इसके संस्थापक है सचिन बंसल और बिनी बंसल। सचिन बंसल और बिनी बंसल। और देखो, इसके जो वर्तमान सीईओ है वो है कल्याण कृष्णमूर्ति। गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका के कैलिफोर्निया में। इसकी स्थापना लैरी पेज और सर्जे ब्रिन ने की थी। और इसके वर्तमान जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई, भारतीय हैं। और 2011 में बायजू की स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर। बायजू रविंद्रन ने की थी और बायजू रविंद्रन ही इसके सीईओ भी है भाई। तो अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर किसने ये स्थापना ये चला है? अमेजॉन ने। ठीक है, किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज दोनों में खिताब जीता है? अच्छा, ये एक ही नाम है। वर्ल्ड रैपिड एंड वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज खिताब दोनों जीते हैं। उस इंसान का नाम एक ही हो सकता है। पता नहीं यहां से रिक्की पॉन्टिंग कहां से आ गया। ये तो क्रिकेटर है भाई। रिक्की पॉन्टिंग एक क्रिकेटर है। मैग्नस कार्लसन, ठीक है, मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताया था। एक और प्रतियोगिता इन्होंने जीती थी अल्माटी के अंदर। और यहां पर फिर से मैग्नस कार्लसन ने 6ठी बार यह खिताब जीता है, 6th टाइम। मैग्नस कार्लसन आप सभी को पता, नॉर्वे के बहुत ही जाने माने खिलाड़ी है और पिछले 5-6 साल से लगातार ये शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं और अभी भी उस चीज पर डटे हुए हैं। और इन्होंने ही, अच्छा, ये प्रतियोगिता हो कहां रही है? ये हो रही है कजाकिस्तान के अल्माटी में। अल्माटी नाम का शहर है, कहां पे? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के अल्माटी में ये हो रहा है। देखो, नॉर्वेजियन ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने अल्माटी में, अल्माटी कहां पड़ता है? कजाकिस्तान में, वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज खिताब दोनों जीतकर एक अनूठी उपलब्धि हासिल की है। और इन्होंने ये जीता है 6ठी बार। ये जीता है इन्होंने 6ठी बार। अच्छा बताओ, भारत में अब तक कितने ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं? देखो, पहले भारत के ग्रैंड मास्टर कौन है भाई? आप सभी को पता है, विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर है जो कि 1988 में बने थे। ठीक है, अब इस वक्त 76 बन चुके हैं, 76 बन चुके हैं। और यहां पर जो 75वें नंबर के हैं उनका नाम है वी प्रणव। ये है वी प्रणव और ये 76वें नंबर है प्रणव आनंद। प्रणव आनंद, वी प्रणव है चेन्नई के और प्रणव आनंद है बेंगलोर के। इनके ऊपर शतरंज खेलने में कोई भी रोक टोक नहीं है। ठीक है, यहां पर पहले अपने ग्रैंड मास्टर है विश्वनाथ आनंद, 1988 में बने थे पहली बार। और 75वें नंबर के हैं वी प्रणव, चेन्नई से है। और वर्तमान में जब हम पढ़ रहे हैं उस वक्त टोटल कितने ग्रैंड मास्टर इंडिया में बन चुके हैं? 76। और 76वें नंबर के हैं प्रणव आनंद, बेंगलोर। प्रणव आनंद, बेंगलोर। अच्छा, अब ये जो शतरंज करवाती है, जैसे क्रिकेट की संस्था का नाम है आईसीसी, फुटबॉल की संस्था का नाम है फीफा, वैसे क्रिकेट की शतरंज करवाने वाली दुनिया में उस संस्था का नाम है, आपने सुना होगा, फिडे, FIDE,
FIDE दुनिया में शतरंज करवाती है, ठीक है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी इचेज, इचेज वहां पर इसको शतरंज को ही कहते हैं, चेस को ही कहते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 1924 में। फीडे की स्थापना हुई थी 1924 में और इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका मुख्यालय है लॉजेन में, लॉजेन स्विट्जरलैंड, लॉजेन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है फिडे का। और इसके जो वर्तमान प्रेसिडेंट है वो है आर्काडी डोमेत्रेउ। इसके वर्तमान जो अध्यक्ष है उसका नाम है आर्काडी। और इसके जो डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, उपाध्यक्ष है या डेप्यूटी प्रेसिडेंट, वो कौन है? अपने विश्वनाथ आनंद, विश्वनाथ आनंद। फिडे 1924 में स्थापना होती है, जो दुनिया भर में शतरंज खिलवाने का काम करती है, शतरंज को कंट्रोल करने का काम करती है। इसकी जो हेडक्वार्टर या मुख्यालय वो है लॉजेन स्विट्जरलैंड में। इसके वर्तमान जो अध्यक्ष या प्रेसिडेंट है वो है आर्काडी। और इसके जो उपाध्यक्ष है, डेप्यूटी जो प्रेसिडेंट है वो है विश्वनाथ आनंद, जो हमारे जाने माने ग्रैंड मास्टर है। और देखो किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी में पहले ओवर में हैट्रिक लेकर पहला गेंदबाज बनने का गौरव हासिल किया है? भाई 2022-23 का रणजी ट्रॉफी का संस्करण स्टार्ट हो गया है और इसके अंदर पहली बार किसी गेंदबाज ने पहले ही ओवर में एक हैट्रिक लेकर विश्व इतिहास रच दिया है। इससे पहले रणजी में ऐसा नहीं हुआ था भाई, ठीक है, इससे पहले रणजी में ऐसा नहीं हुआ था। देखो रणजी ट्रॉफी 2022-23 में सौराष्ट्र और दिल्ली के बीच मैच चल रहा था, सौराष्ट्र और दिल्ली के बीच मैच मुकाबला चल रहा था। इस मुकाबले के पहले ओवर में सौराष्ट्र के जो कप्तान है जयदेव उनादकट, सौराष्ट्र के जो कप्तान है जयदेव उनादकट, गुड मॉर्निंग सभी को। जयदेव उनादकट ने पहले ही ओवर में हैट्रिक ले ली। पहले ही ओवर में शुरू की 3 बॉलों पर 3 खिलाड़ियों को आउट किया है, दिल्ली के खिलाड़ियों को, और इन्होंने इतिहास रच दिया है। जयदेव उनादकट ने 12 साल बाद भारतीय टेस्ट टीम में वापसी की थी। मतलब ये हमारे पुराने खिलाड़ी है, लगभग 31-32 साल के हैं। इन्होंने वापसी की और वापसी भी ऐसी की है हैट्रिक लेकर, ठीक है, जोश और जज्बे के साथ। उनादकट ने हैट्रिक के जरिए दिल्ली के कप्तान यश डुल समेत 3 बल्लेबाजों को 0 पर ही पवेलियन लौटा दिया है। तो एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, जयदेव उनादकट। अच्छा, जो रणजी ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी सबसे ज्यादा बार जीती है भाई मुंबई ने, 41 बार। रणजी ट्रॉफी मुंबई ने अब तक 41 बार जीत चुका है, सबसे ज्यादा बार 41 बार मुंबई अकेला जीत चुका है रणजी ट्रॉफी को। और रणजी ट्रॉफी 13 दिसंबर से ही स्टार्ट हो गई है, ठीक है, ये जो दिसंबर चल रहा था अभी पिछले महीने वाला, 13 दिसंबर से ही स्टार्ट हो गई है और ये 16 फरवरी तक चलने वाली है, आने वाली 16 फरवरी तक चलने वाली है। इसका चैंपियन कौन बनेगा वो हमें पता रहना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, इससे पहले वाला चैंपियन कौन था? देखो 2020-21 का संस्करण तो कोविड की वजह से फेल हो गया। यहां पर तो क्या चल रहा था भाई, कोविड-19 चल रहा था। लेकिन 21-22 का संस्करण मध्य प्रदेश ने जीता है। 2021 और 2022 ये वाला जीता था मध्य प्रदेश ने, मध्य प्रदेश। और हराया किसको है भाई? मध्य प्रदेश ने हराया था यहां पर मुंबई को। मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर 2021-22 का संस्करण जीता था, पिछले साल वाला। ये वाला जो संस्करण चल रहा है इसका जो रिजल्ट आएगा वो 16 फरवरी के बाद आएगा, क्योंकि फाइनल तभी होगा। अभी ये लंबा चलने वाला है तो इसको चलने देते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें यह था कि जब सौराष्ट्र और दिल्ली के बीच में मैच चल रहा था तब जयदेव उनादकट जो कि सौराष्ट्र के कैप्टन है, उन्होंने पहले ही 3 बॉलों पर 3 विकेट लेके इतिहास रच दिया है, ठीक है, हैट्रिक ले ली है। तो यह भी आपको पता रहना चाहिए। देखो बच्चों, इस वक्त आप सभी लोगों के लिए न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है। न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है और 70% ऑफ है। अगर आप वाकई सीरियसली एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एसएससी का ब्रह्मास्त्र इससे अच्छा बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है। एसएससी ब्रह्मास्त्र जो आपके सामने मात्र इतने रुपए में अवेलेबल है, ठीक है, 70% ऑफ कर दिया गया है, ठीक है। तो आप सभी को इसका फायदा उठाना चाहिए, इसका लाभ उठाना चाहिए और जमकर अपनी तैयारी में जुट जाना चाहिए, ठीक है।
आप आराम से इसको अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, 15,632 फीट की ऊंचाई पर 15,632 फीट की ऊंचाई पर सियाचिन में स्थित दुनिया की सबसे खतरनाक कुमार पोस्ट, वहां पर एक महत्वपूर्ण पोस्ट है, कुमार पोस्ट पर सक्रिय रूप से तैनात की गई पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? एक महिला अधिकारी है जो पहली बार कुमार पोस्ट पर जाकर पहुंचने वाली है, वहां पर कमांड संभालने वाली है। उस महिला का नाम है कैप्टन शिवा चौहान। नाम में ही भगवान शिव है, कैप्टन शिवा चौहान। पहले मुझे भी लगा कि ये लड़के का नाम है, लेकिन ये एक जुझारू लड़की है, औरत है जो कुमार पोस्ट पर जाने वाली है और ये वहां पर जाकर कमांड संभालने वाली है। देखो, कैप्टन शिवा चौहान ये जाने वाली है, पहली बार कोई इतनी बड़े पद पर महिला जाने वाली है जो उस पोस्ट को संभालेगी, जो बिल्कुल सियाचिन ग्लेशियर में है, चाइना बगल में बैठा है, ताक लगाए, ठीक है। भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉप्स की महिला कैप्टन शिवा चौहान को दुनिया के सबसे खतरनाक ऊंचे युद्ध क्षेत्र और उसका नाम है कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र माना जाता है सियाचिन का, ठीक है, सबसे ऊपर पर जहां पर लड़ाई लड़ी जाती है, क्योंकि इससे ऊपर कोई भी नहीं है इतना ऊंचाई पर युद्ध क्षेत्र। कुमार पोस्ट उत्तरी ग्लेशियर बटालियन का हेडक्वार्टर है, जो अपना सियाचिन ग्लेशियर का उत्तरी भाग है उसमें यहां पर हेड पोस्ट है कुमार पोस्ट। और फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स को आधिकारिक तौर पर 14वां कॉर्प्स कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर लेह में। इसकी तैनाती चीन पाकिस्तान की सीमाओं पर होती है, साथ ही ये सियाचिन ग्लेशियर की रक्षा भी करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि वहां पर ट्राई जंक्शन पड़ता है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन और एक तरफ हम है। एक्चुअली पाकिस्तान थोड़ा दूर पड़ जाता है, लेकिन पाकिस्तान वहां पर आए दिन कोई ना कोई गलत एक्टिविटी करता रहता है, चाइना कोई ना कोई गलत एक्टिविटी करता रहता है, हमारे फौजी भाई भी आए दिन कोई ना कोई वहां पर दब के शहीद होते रहते हैं बर्फ के नीचे। लेकिन ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी मातृभूमि को प्रोटेक्ट करे, भले ही सर्दी कितनी ही हो, ठीक है, भले ही सर्दी कितनी हो, लेकिन मातृभूमि को प्रोटेक्ट करना है। चीन और पाकिस्तान की सीमाओं से सटा हुआ है। और 2022 में कैप्टन शिवा ने कारगिल विजय दिवस पर 508 किलोमीटर की साइकिल भी चलाई थी, और कारगिल से लेकर सूरा साइकिल अभियान, और इसके अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। काफी जुझारू ऑफिसर है, इसलिए इनको कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, कुमार पोस्ट का नाम भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि कुमार पोस्ट कहां है। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर युद्ध क्षेत्र, उसका हेडक्वार्टर है कुमार पोस्ट। और शिवा चौहान क्या बन गई है, इसकी क्या कहते हैं, इसकी कमांड संभालने वाली है। देखो, मैंने आपको बताया था। अच्छा, सबसे बड़ी सीमा किसके साथ पड़ती है भारत की, बताओ भाई। भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ पड़ती है? मैंने आपको ट्रिक बताई थी क्लास में भी, बचपन। सबसे पहले बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, फिर चाइना के साथ 3488 किलोमीटर, फिर पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, और फिर नेपाल के साथ 1750 किलोमीटर। नेपाल के बाद आ जाएगा म्यांमार 1643 किलोमीटर, म्यांमार के बाद आ जाएगा भूटान 699 किलोमीटर, और सबसे कम आ जाएगा अपना अफगानिस्तान, ठीक है। और बांग्लादेश हमसे कब अलग हुआ? 1971 में बांग्लादेश हमसे अलग हुआ। चाइना के साथ हमने मैकमोहन लाइन खींची थी 1914 में। चाइना के साथ हमारे बॉर्डर का नाम है मैकमोहन लाइन, बिल्कुल सही, बांग्लादेश। चाइना के साथ जो हमने बाउंड्री है जिसका नाम है मैकमोहन लाइन, वो 1914 में खींची गई थी। पाकिस्तान के साथ हमने रेड क्लिफ लाइन 1947 में खींची, और 47 में आज़ाद हुआ था। और नेपाल हमसे आज़ाद हुआ था 1816 में। 1816 में याद करो, सुगौली की त्रुटि, सुगौली की संधि के अंतर्गत ब्रिटिश ने नेपाल को अलग कर दिया था, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। एशियाई विकास बैंक ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ कई ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इनमें से कोई ऐसा देश है जिसके साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बहुत सारे समझौते किए हैं? सभी को नमस्कार भाई। देखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज साइंड मल्टीपल लोन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू बूस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। उस कंट्री का नाम है भारत। वो कंट्री है भारत जिसने इतना लोन लिया है एडीबी से। अब देखो, मनीला स्थित हेडक्वार्टर कहां पर है एशियाई डेवलपमेंट बैंक का? मनीला के मडालुयोंग में। देखो,
मनीला स्थित एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने विभिन्न राज्यों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, एक राज्य ने नहीं लिया है, विभिन्न राज्य शामिल है, लेकिन टोटल मिलाकर कितना है 1.12 बिलियन डॉलर, 1.12 बिलियन डॉलर, 1.22 अरब डॉलर का ऋण दिया गया है भारत को। और देखो 3 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में भारत सरकार और एडीबी के बीच इस आशय से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। एडीबी ने सबसे ज्यादा ऋण भारत को दिया है अगर इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें, ठीक है, अगर इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो सबसे ज्यादा लोन भारत को दिया है। इससे पहले भी बहुत लोन दे चुका है और अभी 1.22 बिलियन डॉलर का लोन मिला है। देखो समझौते में त्रिपुरा और असम के पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली क्षेत्र, त्रिपुरा और असम में बिजली क्षेत्र में सुविधा बढ़ाने के लिए, राजमार्गों में सुधार, दक्षिणी शहर चेन्नई में मेट्रो रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, पश्चिमी राज्य हैं, ठीक है, जो वेस्ट राज्य महाराष्ट्र है, पश्चिमी राज्य, उसमें प्राथमिक आर्थिक क्षेत्रों के लिए परियोजनाएं भी इसमें शामिल है। तो इसमें बहुत सारे राज्य शामिल है, सबको मिला के क्या किया गया है 1.22 बिलियन। त्रिपुरा, असम, ठीक है, और महाराष्ट्र आपको याद रखना है। अब देखो एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। एशियाई बैंक की स्थापना 1966 में, इसका मुख्यालय मडालुयोंग शहर मनीला में पड़ता है और मनीला पड़ता है फिलीपींस में। कई बार आपने देखा होगा कि कई बार मडालुयोंग लिखा हुआ आ जाता है और कई बार मनीला, तो ध्यान रखना मडालुयोंग शहर है जो मनीला नाम के राज्य में पड़ता है, ठीक है, और ये मनीला नाम का राज्य पड़ता है फिलीपींस नाम के देश के अंदर। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, फिलीपींस के मनीला में, और अगर हम जानना चाहें तो मडालुयोंग शहर में। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है मसत्सुगा असाकावा। मैंने कल भी बताया था मसत्सुगा असाकावा वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट है। और टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं भाई एशियन डेवलपमेंट बैंक के, वर्तमान में टोटल मेंबर कंट्रीज है 68, 68 टोटल मेंबर कंट्रीज है यहाँ की। नेक्स्ट देखो, किस देश के इतिहास में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर महिला को मौत की सजा दी गई है। अच्छा एक बार इनकी राजधानियां देख लेते हैं, ठीक है, आगे चलो। किस देश के इतिहास में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर महिला को मौत की सजा दी गई है। अच्छा एक ट्रांसजेंडर महिला है जिसको मौत की सजा दी गई है, उस देश का नाम है अमेरिका। उस देश का नाम है अमेरिका जिसने मौत की सजा दी है। और इसका अपराध क्या है, देखो हत्या की दोषी एक ट्रांसजेंडर महिला जिसका नाम है एम्बर मैकलॉगलिन, ठीक है, एम्बर मैकलॉगलिन इसका नाम है। और जो अमेरिका की पहली महिला ट्रांसजेंडर बनी है जिसको मौत की सजा दी गई है। एम्बर को जहरीला इंजेक्शन देकर मौत की सजा दी गई है, ठीक है, जहरीला इंजेक्शन देकर मौत की सजा दी गई है। और देखिए एम्बर मैकलॉगिन ने नवंबर 2003 में अपने प्रेमिका की हत्या कर दी थी। एक्चुअली एम्बर मैकलॉगिन ने 2003 में अपने जो प्रेमिका है, जो भी रहा है इसका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, उसकी इन्होंने हत्या कर दी थी। और इससे पहले भी इनको सजा सुनाई जा चुकी है। 2016 में भी एम्बर को सजा सुनाई गई थी, मौत की सजा, ठीक है। उसके बाद फैसला हायर कोर्ट में चला गया और 2021 में कोर्ट ने उसकी मौत की सजा को बरकरार रख दिया है। मतलब उस महिला का नाम आपको याद रखना है एम्बर मैकलॉगलिन। एम्बर मैकलॉगलिन को मौत की सजा दी गई है अमेरिका के अंदर, और ये पहली महिला ट्रांसजेंडर है जिसको मौत की सजा मिली है। इससे पहला देश के कि किसी भी देश के इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है। अच्छा अब आप मुझे बताओ ईरान की राजधानी, ईरान की राजधानी, और राजधानी हम यहां लिखेंगे। ईरान की राजधानी क्या है, करेंसी या मुद्रा क्या है, और इसके जो वर्तमान में राष्ट्रपति है वो कौन है। ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान की राजधानी क्या है भाई, तेहरान। और ईरान की राजधानी तेहरान के अलावा इसकी जो करेंसी है वो है रियाल, इसकी करेंसी का नाम है रियाल। और वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वो है इब्राहिम रईसी, इब्राहिम रईसी।
इब्राहिम रईसी इसके वर्तमान में राष्ट्रपति है, मुद्रा है रियाल और कैपिटल है तेहरान। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद इसकी राजधानी है और इसकी करेंसी का नाम है पाकिस्तानी रुपया। और इसके राष्ट्रपति की कोई जरूरत नहीं है, इसके जो प्रधानमंत्री है वो है शहबाज शरीफ। इसके जो राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री वो है शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ से पहले आप सभी को पता है इमरान खान थे। गुड मॉर्निंग भाई। इमरान खान थे शहबाज शरीफ से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। इस वक्त शहबाज शरीफ है, जो कि इससे पहले जो नवाज शरीफ था उसके भाई है ये। और पाकिस्तान की करेंसी रुपया, इस्लामाबाद। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। और अमेरिका की मुद्रा का नाम है डॉलर। और अमेरिका के जो 46वें प्रेसिडेंट बने हैं, 46वें प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। जो बाइडेन 46वें प्रेसिडेंट है। और चीन की राजधानी क्या है भाई? बीजिंग। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की मुद्रा है रेनमिनी। चीन की मुद्रा का नाम है रेनमिनी। पहले युआन हुआ करती थी लेकिन अब रेनमिनी है। और प्रेसिडेंट का नाम है शी जिनपिंग। शी जिनपिंग ये यहाँ के प्रेसिडेंट है, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। देश का नाम आते आपको सब कुछ पता रह जाना चाहिए। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किसने किताब ब्रेकिंग बैरियर लिखी है? ब्रेकिंग बैरियर नाम से एक किताब आई है और इसके लेखक है काकी माधव राव। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर्स, एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलते हैं। हमने सीजीएल के एनालिसिस में भी देखा था, एक या दो बुक आ ही रही थी 100%। ठीक है, 100% एक या दो बुक आ रही है। ठीक है, अपॉइंटमेंट, नियुक्ति, बुक एंड ऑथर्स। ठीक है, इसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स, इसके अलावा पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, इकोनॉमिक्स में क्या है, साइंस एंड कल्चर में क्या चल रहा है, स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है। तो ये जो 8-10 सेक्टर है, कोशिश मैं करूंगा कि आपके सामने एक एक दो दो क्वेश्चन हर एक चीज के उपस्थित हो, ताकि आप सारे के सारे सेक्टर को कवर कर पाए। और यही एक अच्छा तरीका भी होता है करंट अफेयर को पढ़ने का। देखो, पूर्व IAS अधिकारी काकी माधव राव ने ब्रेकिंग बैरियर, द स्टोरी ऑफ ए दलित चीफ सेक्रेटरी, पूरा नाम है बुक का, द स्टोरी ऑफ ए दलित चीफ सेक्रेटरी नामक पुस्तक लिखी है। काकी माधव राव 1962 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, IAS अधिकारी है, जो आंध्रा के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं और इन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी है। ध्यान से देखो, द स्टोरी ऑफ ए दलित चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, ये दलित है और ये मुख्य सचिव रह चुके हैं आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के, इसलिए उन्होंने किताब लिखी है अपनी जीवन गाथा। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक में एक निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। भारतीय रिजर्व बैंक में डायरेक्टर के पद के तौर पर भी उन्होंने काम किया है। और वो एक बड़ी महत्वपूर्ण समिति वित्तीय पर्यवेक्षक बोर्ड के सदस्य के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो इस इंसान का नाम है काकी माधव राव। और हामिद अंसारी की बात करें तो हामिद अंसारी की जो लेटेस्ट बुक है वो है बाय मैनी है एक्सीडेंट, बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट। बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट अभी इन्होंने 2021 में लिखी है हामिद अंसारी ने। और प्रणब मुखर्जी की डेथ हो गई है, लेकिन उनकी डेथ से पहले उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द प्रेसिडेंशियल ईयर। द प्रेसिडेंशियल ईयर। और कब से कब तक वो हमारे राष्ट्रपति थे? 2012 से 2017, ये उनकी बुक का नाम है। प्रणब मुखर्जी ने मरने से पहले एक बुक लिखी थी जिसका नाम है द प्रेसिडेंशियल ईयर 2012 से 2017। ये बहुत ही फेमस बुक है। और हामिद अंसारी की एक फेमस बुक है 2021 में, लास्ट बुक है बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट। और काकी माधव राव ने लिखी है ब्रेकिंग बैरियर। आगे देखो सभी बच्चे, सुमित्रा सेन का हाल ही में देहांत हो गया है, वह कौन थी? सुमित्रा, देखिए, बंगाल की प्रख्यात रविंद्र संगीत, ठीक है, रविंद्र संगीत की दिग्गज गायिका सुमित्रा सेन। सुमित्रा सेन का
लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया है। सुमित्रा सेन कौन है? गायिका है और इनकी उम्र है 89 ईयर्स, 89 साल। और बंगाल सरकार ने 2012 में उन्हें संगीत महासम्मान से भी सम्मानित किया था। तो सुमित्रा सेन का संबंध किससे है? गायिका है ये। सुमित्रा सेन का संबंध किससे है? गायिका से। अच्छा बताओ मुझे कमेंट में जल्दी से कि अपना ये जो पत्रकार होता है, जर्नलिज्म, इसमें सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? दुनिया का सबसे प्रसिद्ध या सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड किस चीज से संबंधित? पत्रकारिता से संबंधित कौन सा है? आप सभी को पता है। गुड मॉर्निंग। यह आपने देखा होगा पुलित्जर। पुलित्जर प्राइज किसके संबंध में दिया जाता है? पत्रकारिता के संबंध में। और साइंस के संबंध में कौन सा दिया जाता है? नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और देखो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस और कल्चर, 5 ये। और इकोनॉमिक्स वाले की स्टार्टिंग हुई थी 1968 में। और सिंगिंग के क्षेत्र में, ठीक है, अगर म्यूजिक के क्षेत्र में सबसे बड़े अवार्ड की बात करें तो उसका नाम आपने सुना होगा, ग्रैमी अवार्ड। तो जर्नलिज्म, पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड पुलित्जर, साइंस के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड नोबेल प्राइज, और म्यूजिक के क्षेत्र में या गायन के क्षेत्र में, सिंगिंग के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड ग्रैमी अवार्ड है। ये पूछा जाता है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, किस देश ने वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने के प्रस्ताव को प्रायोजित किया है? अच्छा, इस देश का यह कहना है कि दुनिया जो मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी वगैरह होते हैं, ठीक है, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये चीजें होती है, इसको मोटा अनाज बोला जाता है। और इनको मनाने के लिए एक दिवस बनाया जाए, ठीक है। किस देश ने ये पहल की है? वो एक ही देश है जिसने ये पहल की है, उस देश का नाम है भारत। विच कंट्री हैज स्पॉन्सर्ड द प्रपोजल टू ऑब्जर्व द ईयर 2023 एज इंटरनेशनल मिलेट ईयर? ठीक है, मिलेट का मतलब होता है मोटे अनाज। मिलेट का मतलब होता है मोटे अनाज, अपने जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, मक्का हो गया। ज्वार, बाजरा, मक्का ये मोटे अनाज में माने जाते हैं। और 2023 को हम किस रूप में मनाएं? इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में बनाएं। ये प्रपोज किया है, ये प्रस्ताव रखा है भारत ने। देखो, मोटा अनाज छोटे बीज वाली घास है जिसे अक्सर न्यूट्री अनाज भी कहा जाता है, ठीक है, न्यूट्री अनाज के नाम से भी जाना जाता है। और भारत के इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 मार्च 2021 को अपनी स्वीकृति दी थी। अच्छा, प्रपोज भारत ने 2021 में ही कर दिया था, ठीक है, लेकिन अब इसे फाइनल अप्रूवल नहीं मिला कि हम इसको इसी दिन मनाएंगे। लेकिन भारत का ऐसा कहना है, भारत ने फिर से इस बात पर जोर दिया है कि जो इंटरनेशनल मिलेट ईयर है या अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज दिवस है, उसको 2023 में हम मनाएं, ठीक है। वर्तमान में 130 से अधिक देशों में मोटे अनाज की खेती होती है, बिल्कुल सही, जिसे एशिया और अफ्रीका में आधे अरब से अधिक लोगों को पारंपरिक भोजन माना जाता है। हमारे जो एशिया के अंदर और अफ्रीका के अंदर मोटा अनाज होता है, राम राम भाई सभी लोगों को, उससे जो अरब कंट्रीज है, क्योंकि वहां पर तो अनाज की खेती होती नहीं है, रेगिस्तान है, यहीं से सारा का सारा वहां पर एक्सपोर्ट किया जाता है। प्रोफेसर दियाओ अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज 2023 के लिए संचालन समिति के सदस्य है, जो चीन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के इस प्रयास के पीछे भारत को मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनाना है। और बिल्कुल सही बात है, दुनिया का लगभग 20% मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, मक्का भारत अकेला उत्पादित करता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि हमें अच्छा खासा रिकॉग्निशन मिल जाए और अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 को जन आंदोलन बनाने की सोच थी, ठीक है। और देखो, भारत में एशिया का लगभग 80%, एशिया का 80% और दुनिया का 20%, एशिया का 80% और दुनिया का 20% मोटा अनाज भारत में होता है। मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है कि सबसे ज्यादा मोटा अनाज किस राज्य में उत्पादित किया जाता है। सबसे ज्यादा मोटा अनाज कौन सा राज्य प्रोड्यूस करता है? भारत का। तो वो राज्य है आपका प्यारा राजस्थान। राजस्थान सबसे ज्यादा मोटा अनाज बनाता है। राजस्थान के बाद नंबर आता है उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश के बाद नंबर आता है हरियाणा का। ये जो तीनों पड़ोसी कंट्री है, ये भारत देश का लगभग 80%,
भारत देश का लगभग 80% मोटा अनाज प्रोड्यूस करते हैं। तीनों के तीनों राज्य मिलके, सबसे ज्यादा राजस्थान, उसके बाद उत्तर प्रदेश और उसके बाद हरियाणा। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। और देखो, और बच्चों, बैंकिंग वाले बच्चों के लिए भी खुशखबरी है कि उनके लिए भी एक आपके सामने चीज दिखा रहा हूं मैं। बैंक अचीवर्स, जो भी बैंक में जॉब लेना चाहते हैं, जो भी जिनका एम्बिशन है कि मुझे बैंक में जॉब लेना है, उनके लिए एक शानदार ऑफर आया है, न्यू ईयर ऑफर, जो आपके सामने है और 70% डिस्काउंट कर दिया गया है बच्चों आपके लिए। ठीक है, आप इसका लाभ आराम से उठा सकते हैं। ठीक है, यहां इंस्टीट्यूट के जो बेस्ट एजुकेटर्स है, जो बेस्ट टीचर्स है, उन्होंने अपना योगदान दिया है, इसके अंदर कड़ी मेहनत लगी है। ठीक है, तो आप इसको आराम से अवेल कर सकते हैं। बैंक अचीवर्स, आराम से अचीव करो और 3599 में आपको आराम से अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं कल बच्चों इसी वक्त इसी समय नई न्यूज के साथ आपके सामने। तब तक के लिए गुड बाय।